Assalamu alaikum all. Dr. Paras here. Hope all of you are fine and safe at your home. Today our topic of discussion is antenatal care. Antenatal care means anti is stands for before. Natal means delivery, and care is to take a good responsibility regarding any occasion. So antenatal care basically stands for the 9 months or the approximately 260 days of pregnancy. It starts from the first day of conception. It starts for first day of conception up to the मैम बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा आवाज आ रही है. Now we have to think a few like goals. There are few goals regarding antenatal care. सबसे पहले तो ये कि एंटीनेटल केयर के लिए आपके पास बीइंग अ एमबीबीएस डॉक्टर या बीइंग अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, बीइंग अ गायनेकोस्टेटिशियन, आपके पास दो तरह के लोग आते हैं. These two kind of people are those, number one, who do know that their female is pregnant. उनमें मोस्टली उस तरह के लोग होते हैं, उस तरह की फीमेल्स होती हैं जिनका या तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ बेबी होता है एंड दे आर एक्सपीरियंस्ड, वेल एक्सपीरियंस्ड अबाउट द प्रेगनेंसी एंड इट्स सिचुएशंस एंड इट्स साइन एंड सिम्टम्स. या आजकल जिस तरह से प्रेगनेंसी स्ट्रिप्स आती हैं, तो वो अगर एजुकेटेड होती हैं, उनके घर में कोई मेडिकल पर्सनल होता है, तो वो पर्सनली भी उसको चेकआउट कर लेती हैं. और उसमें बेसिकली यूरिन के अंदर ह्यूमन क्रियोनोगोनेडोट्रोपिन हार्मोन को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है. और उस पर अगर वो पॉजिटिव आता है तो दे सेड दैट देयर मे बी अ प्रेगनेंसी, और फिर उसको बाद में कंफर्म करवा लेते हैं स्कैनिंग के ऊपर, या डॉक्टर के पास जाके आप साइन एंड सिम्टम्स देख सकते हैं. दूसरी तरह के पेशेंट्स वो होते हैं दैट डोंट नो दैट दे आर प्रेग्नेंट. वो आपके पास किसी और सिम्टम्स के साथ आते हैं, दे आर नॉट फीलिंग गुड और देयर पीरियड्स आर मिस्ड, ठीक है. इस तरह की चीज़ों के साथ आते हैं. वो मोस्टली या तो प्राइमरी पेशेंट्स होते हैं, प्राइमरी से मतलब जिनका पहला बच्चा होता है, अनएक्सपीरियंस फीमेल होंगी, या वो लोग होते हैं जो कोई प्रिकॉशन यूज़ कर रहे होते हैं या फैमिली प्लानिंग का कोई मेथड यूज़ कर रहे होते हैं एंड दे थिंक दैट दे कांट प्रेग्नेंट. हालांकि हर फैमिली प्लानिंग के मेथड में फेल्योर रेट का चांस होता है, ठीक है. तीसरी तरह के लोग होते हैं, उनमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ बेबी वाले भी, जिनको पीटी स्ट्रिप यूज़ करने का आइडिया नहीं होता. पीटी स्टैंड्स फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट. Now, antenatal care is very, very, very much important regarding the health of mother and the child. In order to gain a healthy baby and a healthy mother, in the end of pregnancy, you must go through with the proper antenatal care. There should be at least 3 antenatal checkups. अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते या आपकी टेरिटरी में कोई हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं है या कोई लेडी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो कम से कम 3 एंटीनेटल चेकअप्स होने चाहिए. अदरवाइज इसका शेड्यूल ये है कि ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर और ड्यूरिंग फर्स्ट 3 मंथ्स आप जो है ना वो बेटा टॉपिक एंटीनेटल केयर है. टॉपिक इज एंटीनेटल केयर. मैंने आपको उसका इंट्रोडक्शन भी दिया है. एंटी फॉर बिफोर, नेटल मीन्स एंटी मीन्स बिफोर, नेटल मीन्स डिलीवरी, केयर मीन्स केयर. ओके, do you understand about antenatal care? Anti means before, natal means delivery, care. In short, in simple language, antenatal care is the care during delivery. It starts from the day of conception till the day of delivery. Beta, common sense है. It's the time of community medicine lecture. Okay, community medicine का lecture हो रहा है. And it's antenatal care. Antenatal care अगर आप गायनी में भी पढ़ेंगे तो इट्स नॉट अ टॉपिक ऑफ गायनी, इट्स अ टॉपिक ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स. ओके, सो
आई एम टेलिंग अबाउट द एंटीनेटल विजिट्स, कम से कम 3 विजिट्स होने चाहिए इफ यू आर नॉट लाइक अकॉर्डिंग अबाउट। लेकिन इसका एक WHO शेड्यूल ये है कि पहला चेकअप एज सून एज पॉसिबल, जब आप यू नो के यू आर प्रेग्नेंट, और इफ यू आर नॉट नो तो जब आप साइन एंड सिम्टम्स फील करें। दूसरा जो चेकअप होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर में, वो होता है एवरी मंथ। एवरी मंथ, ठीक है, तकलीफ हो या ना हो, क्यों, इसका रीजन मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद जब 7 मंथ स्टार्ट होता है तो 7 मंथ में एवरी 15 डेज, और 9 मंथ जब स्टार्ट होता है तो एवरी वीक, ठीक है। रीजन इसके ये हैं, अगर आपको कोई कम तकलीफ या साइन एंड सिम्टम्स नहीं भी हैं, एज प्रेगनेंसी इज अ वेरी नॉर्मल स्टेट, प्रेगनेंसी इज नॉट अ डिजीज, तो अगर नॉर्मली भी आपने चेकअप के लिए जाना, उसके 2-3 रीजन है। नंबर 1, अगर आपको कोई तकलीफ है, कोई साइन एंड सिम्टम्स हैं, तो डॉक्टर शुड बी अर्ली डायग्नोज एंड ट्रीट दैट प्रॉब्लम। अगर कोई और कॉम्प्लिकेशन हो रही है तो देयर शुड बी अर्ली डिटेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम एंड ट्रीटमेंट, ओके। एंड थर्ड वन इज दैट इफ देयर इज सम कॉम्प्लिकेशन, रिपीट दो 3 चेकअप डेट्स। अच्छा, मैंने आपको बताया कि मिनिमम 3 होने चाहिए, वो आप कभी भी करवा लें। एक आप करवा लें इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर व्हेन यू नो दैट यू आर प्रेग्नेंट, दूसरा आप 5 मंथ्स में करवा लें, और तीसरा जो है वो आप 9 मंथ्स में करवा लें, इन ऑर्डर टू मेजर द मोड ऑफ डिलीवरी। ये लीस्ट है, ठीक है। इट इज आल्सो MCQ, इट इज अ BCQ क्वेश्चन, इट इज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है इस पे कि एटलीस्ट कितने चेकअप्स होने चाहिए। एटलीस्ट 3 होने चाहिए, बट वैसे जो है, अच्छा, बट नॉर्मली जो है मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1, फिर उसके बाद 7 मंथ तक एवरी मंथ, एंड देन in 9 months every week. And if you can't go through such schedule, then please at least 3 checkups for 1 pregnancy, okay? Okay, एंटीनेटल चेकअप्स हम क्यों करते हैं, ताकि प्रेगनेंसी के दौरान मदर और चाइल्ड की हेल्थ स्टेटस मेंटेन रहे। अगर कोई डिजीज डेवलप हो जाती है तो उसकी अर्ली डायग्नोसिस हो और फिर उसको ट्रीट किया जा सके। एंड थर्ड वन इज दैट अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है तो उसको, या अगर कॉम्प्लिकेशन के चांसेस हैं, कोई रिस्क फैक्टर है, तो उसको आइडेंटिफाई किया जाए, ठीक है। अल्टीमेट गोल या एम, अ हेल्दी मदर एंड अ हेल्दी चाइल्ड एट द एंड ऑफ डिलीवरी। Every year there are an estimated 200 million pregnancies in the world. Okay. Each of these pregnancies is at risk for an adverse outcome. The woman and her infant, हर pregnancy को ये risk हो सकता है कि it's a period of about 9 months and a week. Approximately 270 days का total period होता है, पूरा 1 ईयर से थोड़ा कम ही होता है। तो 1 ईयर के दौरान नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को भी कोई इन्फेक्शन, कोई फ्लू, कोई फीवर हो सकता है। तो एवरी प्रेगनेंसी को हमने इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होता है कि हम इनको सेव कर सकें किसी भी एडवर्स आउटकम से, चाहे वो वुमेन से रिलेटेड हो या इन्फेंट से रिलेटेड, ठीक है। while risk can not totally eliminated, they can be reduced through effective, affordable and acceptable maternity care. To be the most effective healthcare should begin early in pregnancy and continue at regular intervals. As soon as a female will register herself to her obstetrician, तो इतना ज़्यादा सेफ प्रेगनेंसी जो है आप अवेल कर सकते हैं। अभी हम आज डिस्कस करेंगे गोल्स ऑफ एंटीनेटल केयर, साइंस ऑफ प्रेगनेंसी, फिजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, assessment and physical examination, managing the minor disorders of pregnancy and health teaching या health education during pregnancy। ये आप लोगों से पहले भी डिस्कस हो चुका है। हेल्थ एजुकेशन इट डजंट मीन कि आप उनको जो है MBBS का कुछ पढ़ाएंगे या फार्म बी का या DPT का। इट्स अबाउट
their general health practices. एंटीनेटल केयर हम क्यों करते हैं? द गोल्स आर to reduce maternal and perinatal mortality and the morbidity rate. Perinatal means around delivery. उसमें बिफोर भी आ जाता है, ड्यूरिंग भी आ जाता है और आफ्टर भी आ जाता है. पेरी मीन्स अराउंड. मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी का आपको आइडिया होगा, ठीक है. नंबर सेकेंड, टू इम्प्रूव द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द वुमेन एंड द चिल्ड्रन, to prepare the woman for labor, lactation, and care of her infant, to detect early and treat properly complicated conditions that could endanger the life or impair the health of the mother or the fetus. These are the goals why we conduct antenatal care. The uterus changes from a pear shape to a globe shape. Normally, a uterus is very small, few centimeters in diameter, and it is a pear-shaped organ. But when it becomes gravid or pregnant, it gains a globe shape, and then there is an enlargement and softening of the uterus. Common sense है, when like a balloon, it should be softened when you want to enlarge its size. अच्छा, अब मैंने आपको कहा था कि दो तरह के लोग आपके पास आते हैं. नंबर वन तो वो होते हैं जो कि ऑलरेडी दे नो के वी आर प्रेग्नेंट और वो कंफर्म करवाना चाहते हैं कि आपके पास रजिस्टर्ड होना चाहते हैं. वो लोग जो आपके पास किसी और साइन और सिम्टम्स के साथ आते हैं, उनका जो वेरी फर्स्ट टेस्ट होता है जो आपने करना है वो यूरिन टेस्ट होता है. उसको हम पीटी भी कहते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट भी कहते हैं. आजकल उसकी बड़ी सिंपल सी डिस्पोजेबल स्ट्रिप्स आती हैं जो कि घर में भी नॉर्मल फीमेल उसको यूज़ कर सकती है. लेकिन अगर आपके पास भी आए तो वेरी फर्स्ट जो लेबोरेटरी टेस्ट आप उसको एडवाइस करेंगे वो पीटी होगा. पॉजिटिव साइंस प्रेगनेंसी के ये होते हैं. Fetal tones can be detected as early as 9 to 10 weeks from the last menstrual period by Doppler technology. प्रेगनेंसी का फर्स्ट डे जो है हम काउंट करते हैं वो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल जो डे होता है, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के डे फर्स्ट से जो है ना हम काउंट करते हैं. कॉन्सेप्शन वाले डे से काउंट नहीं करते. अगर किसी फीमेल को 1 जून को पीरियड्स आए हैं तो 1 जुलाई को हम कहेंगे कि शी इज 1 मंथ प्रेग्नेंट. ओके, तो LMP के हिसाब से 9 to 10 वीक्स, LMP मीन्स लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, उसके हिसाब से 9 to 10 वीक्स में फीटल हार्ट बीट्स डिटेक्ट की जा सकती है. फीटल मूवमेंट्स जो हैं वो एक फीमेल फील कर सकती है अबाउट इट्स 16 वीक्स तक, और जो एग्जामिनर है या डॉक्टर है या ऑब्स्टेट्रिशियन है वो अबाउट 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन पर क्लिनिकली एग्जामिनेशन पर फीटल मूवमेंट्स को डिटेक्ट कर सकता है. विजुअलाइजेशन हम फीटस की कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड पे. 6 वीक 4 वीक्स पर भी गेस्टेशनल सैक अल्ट्रासाउंड पे मिल जाता है. सो दैट अगर कोई फीमेल आपके पास आती है कि इस मंथ मेरे पीरियड मिस हो गए और आप उसकी पीटी करते हैं और वो पॉजिटिव आती है, तो यू कैन गो फॉर स्कैनिंग. तो वहाँ पे एक छोटा सा गेस्टेशनल सैक, गेस्टेशनल सैक क्या होता है? गेस्टेशन इज फॉर प्रेगनेंसी. सैक आपको पता होगा कि थैली नुमा या पाउच टाइप चीज आपको नजर आना शुरू हो जाए. अदरवाइज अगर आप एक नॉन प्रेग्नेंट फीमेल का को स्कैन करेंगे तो उसका यूट्रस बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर होता है. Antenatal care, it is a planned examination and observation for the woman from conception till the birth. ये concept मैं आपको दे चुकी हूँ. और antenatal care refers to the care that is given to an expected mother from the time of conception is confirmed until the beginning of labor. एंटीनेटल होता है बिफोर डिलीवरी, नेटल होता है डिलीवरी, पोस्ट नेटल कहते हैं हम आफ्टर डिलीवरी जो 42 डेज होते हैं उन. Goals and objectives for the antenatal care. This is particularly from the side of preventive medicine. And this is your long question, this is your short question, this is your
BCQ क्वेश्चन. ओके, तो यू शुड नो अबाउट द गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स कि हम एंटीनेटल केयर करते क्यों हैं, और ऑब्जेक्टिव्स वो होते हैं, गोल्स तो ये होता है कि हम चाहते क्या है, हम हासिल क्या करना चाहते हैं इन द एंड. ऑब्जेक्टिव्स ये होते हैं कि हम करेंगे कैसे, हमने उसमें करना क्या क्या होता है. हमने ये करना होता है, ऐसी मेजर्स करनी होती हैं जो कि रिड्यूस कर सके मैटरनल मोर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी रेट को, टू इम्प्रूव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन. Antenatal care aims to prevent, identify, and ameliorate maternal and fetal abnormality that can adversely affect pregnancy outcome. To decrease financial resources for care of mother. हमें इस तरह की गाइडेंस और इस तरह की मेजरमेंट्स यूज करनी होती हैं जिसका फाइनेंशियल बर्डन ना हो. फॉर एग्जांपल, आपने उनको डाइट के बारे में बताना है, ठीक है, वैक्सीनेशंस के बारे में बताना है, फैमिली प्लानिंग के बारे में गाइड करना है, या गवर्नमेंट की तरफ से न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट होती हैं, आयरन, फोलिक एसिड, आपने उनको वो डिस्ट्रीब्यूट करनी है. ये हमारा एम है. असेसमेंट एंड फिजिकल एग्जाम. आर यू विद मी? कोई मुझे बताएगा कि आप लोग इस वक्त कहाँ हैं और क्या समझ रहे हैं? Yes, ma'am, we are listening. Yes, ma'am. Now we have the components. Components क्या होते हैं, जो कि मैंने आपको बताया. कंपोनेंट्स ये होते हैं कि हमने करना क्या क्या उसके अंदर. आपके पास एक पेशेंट आता है एंटीनेटल केयर के लिए, अब आप करेंगे क्या क्या उसके साथ, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल असेसमेंट करेंगे, ठीक है. वेरी फर्स्ट कंपोनेंट इज असेसमेंट. Initial assessment interview can establish a trusting relationship between the nurse or the doctor and the pregnant woman, ठीक है. Establishing the rapport, आपने उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, ट्रस्ट रिलेशनशिप होना है, ठीक है. गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द वुमेन्स फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ, ठीक है. ऑब्टेनिंग अ बेसिस फॉर एंटिसिपेटरी गाइडेंस फॉर प्रेगनेंसी. अब जब आप उससे एक नो हाउ ले लेंगे, उसके बारे में पूछ लेंगे, उसके पिछले बच्चों के बारे में, प्रेगनेंसी के बारे में थोड़ा सा आप उसके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड कर लेंगे. अब आप उसको रेडी कर लेते हैं कि जी मैं आपको गाइड करूं फॉर योर प्रेगनेंसी. ड्यूरिंग वेरी फर्स्ट विजिट, असेसमेंट एंड फिजिकल एग्जामिनेशन मस्ट बी कंप्लीटेड. जो बिल्कुल पहला विजिट होगा उसमें आपने हिस्ट्री भी पूरी लेनी है, फिजिकल एग्जामिनेशन भी पूरा करना है, लेबोरेटरीज भी उसकी सारी रिकमेंडेड लेबोरेटरीज करवानी है. जब वो आपके पास दोबारा आएगी तो ऑब्वियसली उसके पास प्रीवियस फाइल होगी, लैब्स होंगी, ठीक है, रिपोर्ट्स उसके हाथ में होंगी. तो उस पर आप क्या करेंगी कि कुछ चीज़ें तो आप एवरी टाइम रिपीट करेंगे, लाइक ब्लड प्रेशर है, ठीक है, पीए है, इस तरह से. लेकिन कुछ चीज़ें आप जो है उसमें से स्किप, जैसे पीटी है, ठीक है. अगर आपने फर्स्ट विजिट पे प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया है तो अब आप 9 मंथ तक प्रेगनेंसी टेस्ट तो नहीं करेंगे ना उसको. इसी तरह से अगर पीवी है पर वेजाइनल एग्जामिनेशन, वो आप लास्ट में करेंगे. कुछ एग्जामिनेशंस आपने ईच एंड एवरी टाइम करना है. फॉर एग्जांपल चेक फॉर एनीमिया, ब्लड प्रेशर, वेट, ये आपने हर दफ़ा करना है, ठीक है. और कुछ चीज़ें जो हैं वो आपने अपने मखसूस टाइम पर करनी है. और फर्स्ट विजिट पे आपने सब कुछ करना है. इसमें आ जाती है आपकी कंप्लीट हिस्ट्री, कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन, लेबोरेटरी डेटा, साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड न्यूट्रिशनल असेसमेंट. Welcome the woman, ensure a quiet place where she can express concerns and anxiety without being overheard by other people. Personal and social history आपने इसमें देनी है. वुमेन का नेम, एज, ऑक्यूपेशन, एड्रेस, फ़ोन नंबर. ये हमारे यहाँ नहीं होता फ़ोन नंबर वाला सिलसिला, लेकिन बाहर होता है क्योंकि वो रजिस्टर्ड करते हैं इनको. और फिर जब इनका कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है या इमरजेंसी हो जाती है तो वो लोग भी फ़ोन कर लेते हैं. और अगर इन्हें होती है तो ये भी अपने रजिस्टर्ड हॉस्पिटल पे प्रेग्नेंट फीमेल भी फ़ोन कर लेती हैं. ये ज़्यादातर वेस्ट में होता है. मैरिटल स्टेटस, ठीक है, ड्यूरिंग ये भी उन्हीं के यहाँ ज़्यादा होता है. हमारे यहाँ तो कॉन्सेप्ट ये है कि मैरिड फीमेल ही प्रेग्नेंट हो. ड्यूरेशन ऑफ मैरिज, रिलीजन, नेशनैलिटी, लैंग्वेज, हाउसिंग एंड फाइनेंस.
ड्यूरेशन ऑफ मैरिज इज इम्पॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फीमेल है और 15 साल से मैरिड है लेकिन उसको पहले औलाद नहीं थी और अब है, तो वो उसकी एक प्रीशियस प्रेगनेंसी और आपको उसी हिसाब से उसकी केयर करनी है। Complete menstrual history is important to establish the estimated date of delivery. एक होता है EDD, EDD, that is the expected date of delivery. अगर आपको कोई फीमेल अपना एक एक्यूरेट लास्ट मेंस्ट्रुअल डेट बताती है तो आप एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि अल्ट्रासाउंड स्कैन जो है ना वो बेबी के साइज से जो है ना बेबी की एज और डेट बताता है। और मोस्टली ऐसा होता है कि बच्चों में इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाती है। ये जो बच्चे होते हैं वो शॉर्ट फॉर एज हो जाते हैं, या अगर डायबिटिक बेबी है तो वो बिग फॉर एज हो जाता है। तो उस यानी कि अपनी एज से ज़्यादा बता रहा होता है, उसका साइज अपनी, अगर वो फॉर एग्जांपल 28 वीक्स का है तो अल्ट्रासाउंड पे 30 वीक्स आएंगे। या इसी तरह से IUGR का बेबी है, होगा वो 37 वीक का लेकिन अल्ट्रासाउंड पे वो 32 वीक्स आएगा। मोस्ट ऑथेंटिक मेथड वो है जो माँ आपको बताती है। माँ अगर उसको याद है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, अगर माँ को याद है तो आप अल्ट्रासाउंड पर रिलाय नहीं करेंगे, आप लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की डेट पे रिलाय करेंगे। उससे आप एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकाल लेते हैं। ठीक है, जो मोस्ट सिंपलेस्ट मेथड जो क्लिनिक्स में यूज होता है वो ये होता है कि 9 मंथ्स प्लस 1 वीक, 9 मंथ्स प्लस 1 वीक। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 जून किसी की मेंस्ट्रुअल डेट है तो इसमें आप 9 मंथ्स ऐड करेंगे। ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 1 मार्च प्लस 7 डेज, तो उसकी जो EDD होगी वो 8 मार्च होगी। ठीक है, और जो हम EDD निकालते हैं वो 40 वीक्स से निकालते हैं, लेकिन बेबी जो है 37 से 40 वीक्स के दौरान कभी भी डिलीवर हो सकता है। बेबी पूरे 40 वीक्स में डिलीवर नहीं होगा। 37 जब वीक्स हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये बेबी फुल टर्म है। अब वो 37 से 40 वीक्स में कभी भी डिलीवर हो सकता है, लेकिन जो हम डेट देते हैं वो 40 वीक्स की देते हैं। ठीक है, इसमें भी एक मेथड दिया हुआ है EDD निकालने का, दैट इज फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड माइनस 3 मंथ्स प्लस 7 डेज। वही एग्जैक्ट इन्होंने -3 मंथ्स किया है, आप जो है वो 9 मंथ्स कर लें। ठीक है, अगर आप ईयर में से 3 मंथ्स निकालेंगे तब भी 9 मंथ्स बनेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेट EDD LMP वॉज अगस्त 30 2007, तो उसकी क्या बनेगी जून 6 2008। ठीक है, उसके बाद आप एज ऑफ मिनार्की मीन्स फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आती है, रेगुलरिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड कंट्रासेप्शन मेथड। अगर वो कोई कंट्रासेप्शन मेथड यूज कर रहे हैं और अगर नहीं कर रहे तब भी। करंट प्रॉब्लम्स विद प्रेगनेंसी, आस्क द पेशेंट, अभी हम हिस्ट्री पे चल रहे हैं, आस्क द पेशेंट इफ शी हैज एनी करंट प्रॉब्लम सच एज नाजिया एंड वोमिटिंग, abdominal pain, headache, urinary complaints, vaginal bleeding, edema, backache, heartburn, constipation. ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री क्या होती है कि प्रीवियस जो डिलीवरी या डिलीवर हुए हैं बच्चे या एबॉर्शंस हुए हैं उसकी हिस्ट्री। तो कुछ लोगों को हम कहते हैं बैड ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री। बैड ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री के पेशेंट्स वो होते हैं जिनके बच्चे हर बार एबॉर्शन हो जाते हैं, या एबनॉर्मल बच्चे पैदा होते हैं, या उनको कोई कॉम्प्लिकेशन होती है ड्यूरिंग डिलीवरी, या बच्चे मरे हुए पैदा होते हैं। तो ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री से हमें आइडिया हो जाता है कि दिस टाइम हमें उनकी कितनी केयर करनी है। Obstetrical history will provide essential information about the previous pregnancy that may alert the care provider to possible problems in the present pregnancy, which includes gravida. Gravida कहते हैं कौन सी प्रेगनेंसी चल रही है। आई डोंट नो आप लोगों का गायनी ऑफ से स्टार्ट हो चुका है या नहीं, बट इफ नॉट तो ग्रेविडा कहते हैं कौन सी प्रेगनेंसी। बिसाइड दिस, यस बेटा, हो चुका है। ठीक है, तो यू हैव आइडिया अबाउट ग्रेविडा एंड पेरा। ग्रेविडा मीन्स प्रेगनेंसी बिसाइड द आउटकम,
वो बच्चे फिर मरे हुए हैं, जिंदा हैं, जो भी है। प्रेगनेंसी कौन सी है? वो ग्रेविडा है। पैरा ये है कि कितने बच्चे जिंदा हैं, कितनों के अबार्ट हुआ। अच्छा, मैं आपको बता रही हूँ ना जैनब कि ग्रेविडा मीन्स प्रेगनेंसी। अगर किसी के पीछे 10 बच्चे एबॉर्शन हुए हैं या डेथ हुई हुई है, या किसी के 2 बच्चे जिंदा हैं, 2 मर गए हैं, ग्रेविडा मीन्स नंबर ऑफ प्रेगनेंसी। अगर 2 बच्चे जिंदा हैं, 2 मर गए हैं और अभी वो प्रेग्नेंट है, तो उसका ग्रेविडा 5 होगा। ठीक है। पैरा ये होता है पैरिटी। पैरिटी मीन्स आवाज नहीं आ रही। अब आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? यस मैम। Okay. Gravida means number of pregnancy. Para means how many time you are being a parent. ठीक है। कितने बच्चे जो है ना हो चुके हैं आपको। ठीक है। इन शॉर्ट मैं आपको सिंपली बता दूं, ग्रेविडा में करंट प्रेगनेंसी यूज होगी, करंट प्रेगनेंसी काउंट होगी, पैरिटी में नहीं होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी के 2 बच्चे मर चुके हैं और 2 बच्चे जिंदा हैं, तो उसकी पैरिटी 4 है, और वो अभी प्रेग्नेंट है तो उसका ग्रेविडा 5 है, यानी कि आपने करंट प्रेगनेंसी उसके अंदर मिलानी है। ये फर्क है ग्रेविडा और पैरिटी में। पैरिटी में आप पिछले बच्चों का रिकॉर्ड होगा, ग्रेविडा मीन्स अभी वाली प्रेगनेंसी भी आपने मिलानी है। एबॉर्शंस की हिस्ट्री लेंगे, लाइफ जो चिल्ड्रन है उनकी हिस्ट्री लेंगे, कौन सा बच्चा डेट के साथ पैदा हुआ है, कौन सा बच्चा जो है ना वो लो बर्थ वेट के साथ पैदा हुआ था, कौन से बच्चे की डिलीवरी मुश्किल थी, कौन सा सीजर से हुआ था, कौन सा जो है वो नॉर्मली हुआ था, किस किस बच्चे की दफा में जो है ना वो आपको लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स आए थे। ये सारी हिस्ट्री आपने लेनी है। वेट ऑफ इन्फेंट एट बर्थ एंड लेंथ ऑफ गेस्टेशन, लेबर एक्सपीरियंस, ये सारी बातें मैंने आपसे भी की हैं। लेबर एक्सपीरियंस कैसा था, टाइप ऑफ डिलीवरी, सीजेरियन था, नॉर्मल था, लोकेशन ऑफ बर्थ एंड टाइप ऑफ एनेस्थीसिया, अगर आपकी सीजर से हुआ है तो एनेस्थीसिया कौन सा था, जनरल था या लोकल था। मैटरनल और इन्फेंट कॉम्प्लिकेशन। मेडिकल और सर्जिकल हिस्ट्री लेंगे। क्रोनिक कंडीशन सच एज डायबिटीज, मेलाइटिस, हाइपरटेंशन एंड रीनल डिजीज कैन अफेक्ट द आउटकम ऑफ द प्रेगनेंसी एंड मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड। प्रेगनेंसी एक इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड स्टेट है, तो अगर किसी को पहले से कोई क्रॉनिक कंडीशन होती है तो वो वर्स हो जाती है प्रेगनेंसी की वजह से। पीरियड ऑपरेशंस, एलर्जीज एंड मेडिकेशन शुड बी डॉक्यूमेंटेड। कौन सी मेडिकेशन से एलर्जी या कौन सी मेडिकेशन कंटिन्यूसली ले रही हैं, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, या फीमेल्स इस तरह से। इवन आजकल तो ट्रेंड है ना एंजियोलाइटिक का और नींद की गोलियों का। तो बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जो कि प्रेगनेंसी में कंट्राइंडिकेटेड है। और फ्रॉम माय साइड मैं ये कहूँगी कि अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप एक पेनाडोल भी प्रेगनेंसी में ना लें। प्रीवियस ऑपरेशन सच एज सिजेरियन सेक्शन, जेनाइटल रिपेयर एंड सर्वाइकल सर्कुलेज। ठीक है। एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग इंजरी ऑफ बोनी पेल्विस, ये सारा हम इसलिए लेंगे ताकि हम नेक्स्ट ये जो अभी जो प्रेगनेंसी है इसकी डिलीवरी को प्लान कर सकें। Family history, it is very valuable about the general health of the family, and it may reveal information about the patterns of genetic or congenital anomalies. बहुत सारी families ऐसी होती हैं जिनमें congenital diseases रन कर रही होती हैं, स्पेशली थैलेसीमिया लाइक। ठीक है। और डायबिटीज, मेलाइटिस, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, कैंसर, एनीमिया। वो माएँ जिनको गेस्टेशनल डायबिटीज हो जाती है, दैट इज डायबिटीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उनके बेबी भी डायबिटिक पैदा होते हैं। तो ये सारा आपको अर्ली डायग्नोज करना है, अर्ली आइडेंटिफाई करना है एंड देन ट्रीट करना है। फिजिकल एग्जामिनेशन में आप डिटेक्ट प्रीवियसली अनडायग्नोज्ड फिजिकल प्रॉब्लम्स दैट मे अफेक्ट द प्रेगनेंसी आउटकम and to establish baseline level that will guide the treatment of the expectant mother and the fetus throughout the pregnancy.
लेक्चर कंप्लीट हो तो यू कैन टेक द पीपीटी। लेक्चर फिनिश हो फिर आप ले लीजिए। क्या चल रहा है? नहीं, ये लोग कह रहे हैं कि हम पीपीटी इनसे शेयर हो रही है ना, हो जाएगी। स्क्रीन तो शेयर हो रही है। जनरल एग्जामिनेशन, it should be started from the moment the pregnant woman walks in the examination room। कि जिस तरह आप लोग ये वार्ड्स वगैरह जाते होंगे, सर्जरी वाले, मेडिसिन वाले आपको ये बात कहते होंगे कि पेशेंट सामने से आ रहा हो तो आपने उसको ऑब्जर्व करना शुरू कर देना। इसी तरह से प्रेग्नेंट फीमेल है, ऑब्जर्व द वुमेन फॉर स्ट्रक्चर और द बॉडी बिल्ड एट द नीड। द फेस इज ऑब्जर्व फॉर स्किन कलर एज पेलर एंड पिगमेंटेशन एज कोलेस्ट्रॉल। ज़्यादातर अगर एनीमिक होंगी तो पेलर, और अदरवाइज कुछ पिगमेंटेड होते हैं, जैसे हार्मोन्स की वजह से आपने देखा होगा कि छाइयाँ जिसको आप लोग उर्दू में कहते हैं। Observe the eyes for edema of the eyelids and color of conjunctiva. Edema is a very common sign of kidney failure and also eclampsia and the preeclampsia. Healthy eyes are bright and clear, ठीक है, और अगर पेलर होगी तो जॉइंडस हो सकता है, ठीक है। वाइटल साइंस में आप ब्लड प्रेशर, ये आपने एवरी टाइम लेना है। ब्लड प्रेशर इट इज टेकन टू अ सर्टेन नॉर्मेलिटी एंड प्रोवाइड अ बेस्ट लाइन रीडिंग फॉर अ कंपैरिजन थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। फॉर एग्जांपल, अगर किसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकंड ट्राइमेस्टर में नॉर्मल ब्लड प्रेशर आता है या कम आता है और लास्ट प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है, तो शी मस्ट हैव द चांस ऑफ प्री-एक्लेम्पसिया और एक्लेम्पसिया। In late pregnancy, raised systolic pressure of 30 mm or raised diastolic pressure of 15 mm of mercury above the baseline values on at least 2 occasions of 6 or more hours apart indicates toxemia. Toxemias of pregnancy. Pulse, the normal rate 60 to 90 beats per minute होती है during pregnancy। tachycardia associated with anxiety, hyperthyroidism या कोई infection अगर pregnancy में। Respiratory rate should be between 16 to 24 beats per minute. Tachypnea indicates respiratory infection of any kind. Temperature should be 36.2 to 37.6, or increased temperature always is a suggestion of infection. Mushaba, you may ask what we want to ask. Height and weight. Height and weight. An initial weight is needed to establish a baseline for weight gain throughout pregnancy. वेरी फर्स्ट विजिट पे आप वेट लेंगे, उसके बाद हर विजिट पे आपने ब्लड प्रेशर पल्स के साथ वेट लेना है, क्योंकि देयर शुड बी अ नॉर्मल वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। वेट लोअर देन 45 kg और हाइट अंडर 150 सेंटीमीटर इज एसोसिएटेड विद प्रीटर्म लेबर एंड लो बर्थ वेट। इसकी वैल्यू ये है कि अगर लो बर्थ वेट अंडर वेट फीमेल होगी तो उसके बाद ज़्यादा चांस होगा प्री टर्म लेबर का, या उसका जो बेबी है वो भी लो बर्थ वेट होगा। इसी तरह से अगर कोई ओबीज फीमेल है तो फिर उसमें चांस है ज़्यादातर डायबिटीज़ का, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन का, सिजेरियन बर्थ का या पोस्टपार्टम इन्फेक्शन का। वेट गेन रिकमेंड करते हैं अकॉर्डिंग टू द बॉडी मास इंडेक्स। Pelvic measurement करते हैं। The bony pelvis is evaluated early in pregnancies to determine whether the diameters are adequate to permit vaginal delivery or not। ठीक है, तो उसमें ये कि आपको आइडिया हो जाता है कि नॉर्मल डिलीवरी हो सकेगी या नहीं। एक होता है पीए। पीए मीन्स पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। ठीक है, द साइज ऑफ द एब्डोमिन इज इंस्पेक्टेड फॉर द हाइट ऑफ फंडस। हाइट ऑफ फंडस से हम बेबी की एज मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा मल्टीपल प्रेगनेंसी, ट्विंस हैं, ट्रिपलेट है, सिंगल है, इसे हम बता दें। शेप ऑफ एब्डोमेन, fetal lie and position.
The abdomen, if the abdomen is longer, fetal lie is longitudinal as occur in 99.5% of cases, and the abdomen is lower and broad if the lie is transverse. Transverse lie ये होता है कि जो बेबी है ना उसकी बैक फ्रंट पे होगी. फीटल मूवमेंट नॉर्मली हेड डाउन होता है और फीट जो है ना वो अपर साइड पे होते हैं एपिगेस्ट्रिक की तरफ. फीटल मूवमेंट इज इंस्पेक्टेड एज एविडेंस ऑफ फीटल लाइफ एंड पोजीशन. जो अलाइव बेबी होगा वो मूव करेगा, वो मूवमेंट माँ को भी फील होगी और एग्जामिनर को भी फील होगी. फीटल हार्ट बीट कैन बी हेard by स्टेथोस्कोप आफ्टर द 20th वीक और डॉपलर आफ्टर 8th वीक. अल्ट्रासाउंड पे 8th वीक में पता चल जाती है, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में 20 वीक्स में सुनाई देती है. नॉर्मल फीटल हार्ट रेट जो है वो 120 to 160 बीट्स पर मिनट. इंस्पेक्शन में हमें क्या क्या देखना है एब्डोमिन के. इंस्पेक्शन में हमें स्किन चेंजेस देखनी है. पर्सनल चैट ना पर्सनल उसमें करें. बेबी का अगर हेड ऊपर चला जाता है तो उसको ब्रीच प्रेजेंटेशन कहते हैं, लेकिन अगर वो फिर भी सीधा हो तो नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है. अगर ट्रांसफर होगा यानी कि उसकी बैक फ्रंट पे होगी फिर कभी भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती. स्किन चेंजेस सच एज लीनिया नाइग्रा, स्ट्रेया ग्रेविडम एंड स्कार्स ऑफ प्रीवियस ऑपरेशन. अगर पहले से ऑपरेशन हुआ हुआ है तो इसका स्कार देखेंगे. हाँ मैं बेटा हाइट ऑफ फंडस से ये जैसे पता चलती है कि जो फीटस होता है वो 12 वीक्स पे पेल्विक लाइन क्रॉस करता है. ठीक है, पेल्विक जो लाइन होती है वो 12th वीक से क्रॉस करता है. पेल्विस से एब्डोमिन में बेबी 12th वीक के बाद आता है. तो जिसका एब्डोमिन में आपको मिलेगा इट्स मीन 12th वीक. अम्बलाइकल कॉर्ड अम्बलाइकस तक जब एब्डोमिन आ जाता है, यूट्रस आ जाता है तो वो होता है 20 वीक्स. 20 वीक्स होता है अम्बलाइकस पे. अम्बलाइकस के बाद आप फिंगर्स रखेंगे, ठीक है, और हर फिंगर जो है वो 2 वीक की इंडिकेशन देगी. फॉर एग्जांपल अगर अम्बलाइकस से 1 फिंगर अबव है तो इट्स मीन बेबी की एज 22 वीक है. अगर 2 फिंगर है तो 24 वीक है. अगर 4 फिंगर है तो 28 वीक है. इस तरह से हम आगे जाते जाएंगे. आई होप यू अंडरस्टैंड. बेबी का हेड तो क्या नहीं बेटा, अगर हेड ऊपर है और फीट नीचे है तो नॉर्मल डिलीवरी विद प्रिकॉशन हो सकती है. लेकिन अगर पेल्विस में उसकी बैक है तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि वो डिलीवर हो जाए. अगर हेड ऊपर है उसकी, वो आपने अक्सर सुना होगा बच्चा उल्टा पैदा हुआ तो उसकी डिलीवरी पॉसिबल है. अगर वो स्ट्रेट है, हेड ऊपर है पाँव नीचे है, डिलीवर हो जाएगा. लेकिन अगर कमर है उसकी या बाजू में सामने तो फिर नहीं. स्किन चेंजेस आपने देखनी है. साइज ऑफ एब्डोमिन, हाइट ऑफ फंडस मैंने आपको बताया. मल्टीपल प्रेगनेंसीज का पता चल जाता है, एक बेबी है, 2 बेबी है. पॉलीहाइड्रोमियास, पॉलीहाइड्रोमियास कहते हैं कि जो एमनियोटिक होता है वो ज्यादा हो जाए तो वो भी पीए से पता चल जाता है. ठीक है. A large fetus increases only the length of the uterus. अगर सिंगल फीटस है, पॉलीहाइड्रोमियास भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका वेट ज्यादा है तो वो सिर्फ लेंथ ऑफ यूट्रस बढ़ाएगा. फॉर एग्जांपल वो खुद 34 का होगा लेकिन आप क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे देखेंगे तो आपको 36 वीक का मिलेगा या 38 वीक का. दूसरा हम करते हैं palpation. The uterus will be palpable per abdomen after the 12th week of gestation. मैंने आपको बताया 12th week तक pelvis में होता है fetus, 12th week के बाद abdomen में आता है. तो palpation जो है ना वो हम उसको हाथों से feel 12th week के बाद कर सकते हैं. Abdominal palpation includes estimation the period of gestation यानी कि age, and this is done by the determination of fundal height. मैंने आपको बताया कि जो यूट्रस का ऊपर वाला हिस्सा होगा आप देखेंगे कि वो कहाँ तक आ रहा है. अगर अम्बलाइकस तक आ रहा है तो 20 वीक, और उसके बाद जब आएगा तो ईच फिंगर फॉर 2 वीक. यूट्रस कब एग्जामिनेशन पर आपको हायर मिलता है? एक्सपेक्टेशन से. यूट्रस आपको हायर मिलेगा एक्सपेक्टेशन से अगर फीटस लार्ज हो या मल्टीपल प्रेगनेंसी. कॉमन सेंस है, अगर ट्विंस हैं तो वो ज्यादा जगह लेंगे, होंगे वो 14 वीक से, आपको लगेंगे वो 18-19 वीक से. इसी तरह से अगर पॉलीहाइड्रोमियास हो, एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो बढ़ जाए
तो भी हाइट ऑफ फंडस इंक्रीज मिलेगी। या मिस्टेकिंग डेट ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, आपको मदर जो है ना वो कहती है कि मेरी जो डेट है ना वो 1 जून है, लेकिन उसकी हो 1 अप्रैल, तो ऑब्वियसली हाइट ज्यादा आएगी। यूट्रस में भी लोअर देन द एक्सपेक्टेड जब फीटस स्मॉल होगा या इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, इसी का उलट, यानी कि उसमें लार्ज फीटस था, इसमें स्मॉल होगा। उसमें पॉलीहाइड्रोमियास है तो इसमें ओलिगोहाइड्रोमियास, मतलब एमनियोटिक फ्लूइड लेस देन द रिक्वायरमेंट एंड कोई मिस्टेकिंग डेट ऑफ लेस मेंस्ट्रुअल पीरियड। फीमेल आपको 1 जून कह रही है और हो उसकी 1 जुलाई। फंडल palpation is performed to determine whether it contains the breech or the head. breech कहते हैं फुट हो अगर, और हेड अगर हेड हो तो। दिस विल हेल्प टू डायग्नोज द फीटल लाइन प्रेजेंटेशन। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है अभी कि किस तरह से इन स्टेप से मेजर करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे इसका इतना कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन गेस्टेशनल एज किस तरह से होती है कि सिम्फेसिस प्यूबिस से लेके टॉप ऑफ फंडस को सेंटीमीटर्स में नाप, ठीक है, इस तरह से फिर होता है। अगर 12 वीक है तो यूट्रस फिल्स द पेल्विस, 16 वीक है मिडवे बिटवीन द सिम्फेसिस प्यूबिक एंड अम्बिलिकस, 20 वीक पे वो अम्बिलिकस, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अच्छा, एक ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना होता है हमें नॉन प्रेग्नेंट, अर्ली प्रेग्नेंट, लेट प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट की साइज और शेप की। आपने असेस करना है ब्रेस्ट साइज को, सिमेट्री को, कंडीशन को एंड प्रेजेंस ऑफ कोलोस्ट्रम। जो बिल्कुल लेट प्रेगनेंसी होगी, डिलीवरी के करीब, तब कोलोस्ट्रम जो है वो सिक्रीट होना शुरू हो जाएगा। विजाइनल डिस्चार्ज के बारे में पूछना है। आस्क द वुमेन अबाउट एनी इंक्रीज ऑफ और चेंज इन द विजाइनल डिस्चार्ज। Report to the obstetrician any mucoid loss before the 37 weeks of pregnancy। अगर किसी भी किस्म का विजाइनल डिस्चार्ज है, 2 तरह के हो सकते हैं, या तो इन्फेक्शन की वजह से होगा, उसको भी आपने ट्रीट करना है, या एमनियोटिक फ्लूइड होगा, एमनियोटिक मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगी, उसको भी आपने रिपोर्ट करना है अपने ऑब्स्टेट्रिशियन को। विजाइनल ब्लीडिंग एनी टाइम, अर्ली, लेट, मिड में, इट इज अ साइन ऑफ डेंजर, आपने उसको फौरन रिपोर्ट करना है। लेबोरेटरी टेस्ट में आप क्या क्या करवाएंगे, ब्लड ग्रुप करवाएंगे ताकि ब्लड टाइप पता चल सके, इन ऑर्डर इफ यू नीड सम ब्लड ग्रुप। दूसरा ये होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव का, अगर आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और फादर का पॉजिटिव है तो आपने फिजियोलॉजी में इरिथ्रोब्लास्टोफिटिलिस पढ़ा होगा, इस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। हीमोग्लोबिन टू डिटेक्ट एनीमिया, रैपिड प्लाज्मा रिएजिंग टू स्क्रीन सिफिलिस, रूबेला का टेस्ट होता है, यूरिन एनालिसिस में आप यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन देखते हैं, प्रोटीन, ग्लूकोज, कीटोन्स डायबिटीज के लिए देखते हैं, पेप टेस्ट होता है सर्वाइकल कैंसर के लिए, क्लेमाइडिया इन्फेक्शन फॉर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और ग्लूकोज गेस्टेशनल डायबिटीज। स्टूल एनालिसिस करते हैं फॉर ओवा एंड पैरासाइट्स, ठीक है, वीडीआरएल करते हैं सिफिलिस के लिए, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन करते हैं, हेपेटाइटिस सी का भी टेस्ट करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हीमोग्लोबिन आपने, अच्छा ये सारे टेस्ट फॉर वंस होंगे, हीमोग्लोबिन और यूरिन डी आर मोस्टली हम रिपीट कराते हैं क्योंकि प्रेगनेंसी में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है वो मल्टीपल टाइम्स हो सकता है। Hemoglobin will be repeated at 36 weeks of gestation every 4 weeks if hemoglobin is less than 9 gram per deciliter। क्योंकि अगर हीमोग्लोबिन कम है तो आपने उसको ट्रीट करना है एंड देन रीचेक करना है कि हीमोग्लोबिन रेज कर रही है या नहीं। अल्ट्रासाउंड एस्टिमेट करता है गेस्टेशनल एज को, एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम बताता है, पॉलीहाइड्रोमियाज है या ओलिगोहाइड्रोमियाज है, पोजीशन ऑफ प्लेसेंटा। एक तो नॉर्मल प्लेसेंटा की पोजीशन होती है, एक होता है प्लेसेंटा प्रीविया, वो एबनॉर्मल लोकेशन पर होता है, और अगर उसमें आप नॉर्मल डिलीवरी करा दें तो पेशेंट पोस्टमार्टम हेमरेज में चला जाता है। डिटेक्ट द मल्टी फीटल प्रेगनेंसी और पोजीशन ऑफ द बेबी, ये सारे अल्ट्रासाउंड के ऑब्जेक्टिव। fetal kick count, the pregnant woman report at least 10 movements in 12 hours, absence of fetal movements precede intrauterine fetal death by 48 hours। अगर 48 hours तक fetal movement ना हो तो इट्स मीन fetus is no more। ये मैंने शेड्यूल आपको बताया, ये वो है जो बुकिश है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान में प्रैक्टिसाइज प्राइवेट सेक्टर में होता होगा, गवर्नमेंट में नहीं होता। गवर्नमेंट में मैंने आपको बताया एटलीस्ट 3 चेकअप्स, अदरवाइज a medical checkup every 4 weeks up to 28 weeks of gestation, every 2 weeks until 36 weeks, visit each week until delivery after
More frequent visits may be required if there are abnormalities or complications. अगर किसी को raised blood pressure है, edema है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, तो उनके चेकअप ज्यादा हो सकते हैं। ये वो सारी बातें जो मैंने आपको बताई कि जब कोई आपके पास आएगा तो आप उनको कौन कौन सी सर्विसेज देंगे। हेल्थ टीचिंग या हेल्थ एजुकेशन आपने उन्हें क्या देनी है, उन्हें हाइजीन के बारे में बताना है। डेली ऑल ओवर वॉश इज नेसेसरी बिकॉज इट इज स्टिमुलेटिंग, रिफ्रेशिंग एंड रिलैक्सिंग। वार्म शावर and sponge bath is better than tub bath. Hot bath should be avoided because they may cause fatigue and fainting. Regular washing of genital area ताकि genital areas में infection ना हो क्योंकि वो बेबी को ट्रांसमिट हो सकता है। Vaginal douches should be avoided except in case of excessive secretion of danger sign of pregnancy. These are the important. Please be attentive. Vaginal bleeding including spotting. अगर एक स्पॉट भी लग जाता है, बी रिमेंबर नॉर्मल प्रेगनेंसी में कभी भी ब्लीडिंग या स्पॉटिंग नहीं होती 9 मंथ्स तक। अगर होती है तो इट इज अ डेंजर साइन। परसिस्टेंट एब्डोमिनल पेन, कंटिन्यूअस सीवियर एब्डोमिनल पेन अगर प्रेगनेंसी में हो तो it is a danger sign. Severe and persistent vomiting, sudden gush of fluid from vagina, absence or decreased fetal movement, severe headache, edema of hand, face, legs and feet, fever above 100 degrees Fahrenheit, dizziness, blood vision, double vision and spots before eyes, painful urination. ये सब के सब danger। ठीक है, ब्रेस्ट केयर किस तरह करनी है। Wear firm supportive bra with wide straps to spread weight across the shoulder. Wash the breast with clean tap water daily to remove the colostrum, reduce the risk of infection. It is not recommended to massage. This may stimulate oxytocin hormone secretion and possibly leads to the contraction which may lead to the preterm delivery. Advise the mother to be mentally prepared for breastfeeding. Advise the pregnant woman to express colostrum during the last trimester of pregnancy to prevent congestion. दो बातें यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ब्रेस्ट फीडिंग विच इज़ वेरी वेरी नेसेसरी फॉर द बेबी, क्योंकि जो अल्लाह ताला ने उसकी डाइट बनाई है बच्चे की, वो कोई और अल्टरनेटिव नहीं है। 6 मंथ्स तक आपने एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मशवरा देना है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ये होती है कि 6 महीने तक गर्मी हो या सर्दी आपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड के अलावा कुछ भी नहीं देना, पानी भी नहीं देना। ठीक है, दूसरी बात ये है ब्रेस्ट फीडिंग का कोई 100 से ज़्यादा मैंने आज तक जो है ना एडवांटेजेस पढ़े, मगर मैंने डिसएडवांटेज एक भी नहीं पढ़ा। कंट्राइंडिकेशन कोई नहीं होती ब्रेस्ट फीडिंग की। एड्स वाली मदर्स भी ब्रेस्ट फीड करा सकती हैं, कोरोना वाली मदर्स भी ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकती हैं। ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर वो सारी चीज़ें जो एक बच्चे को चाहिए, जितनी प्रोटीन, जितना कार्बोहाइड्रेट, जितना फैट एक बेबी को चाहिए वो ब्रेस्ट फीडिंग में मौजूद है। जितना वाटर चाहिए वो मौजूद है। ठीक है, और उसके अलावा एंटीबॉडीज मौजूद है उसके अंदर। तो जब आपके पास एंटीनेटल में मदर आती है, आपने उस वक्त उसको जो है ना गाइड करना है कि आप ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे, टॉप फीडिंग नहीं कराएंगे। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, एंटीनेटल जब इंसान का वक्त चल रहा होता है ना तो वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है। आप डिलीवरी के दौरान और प्रेगनेंसी के दौरान जब फैमिली प्लानिंग के लिए उनको काउंसिल करेंगे ना तो वो उसको ज़्यादा सीरियसली लेंगे, उसके बाद तो वो भूल जाती है सारे मसले। ये दो काम आपने एंटीनेटल के दौरान करना है। डेंटल केयर, सिंपली टीथ शुड बी ब्रश केयरफुली इन मॉर्निंग एंड आफ्टर एवरी मील। ठीक है, अगर कोई उसको ब्लीडिंग वगैरह है कुछ तो विटामिन सी की जो है न्यूट्रिशन या टैबलेट्स या अपनी डाइट में विटामिन सी। Exercise should be simple. Walking is ideal, but long period of walking should be avoided. Pregnant women should avoid lifting heavy weights such as mattress furniture. It may lead to abortion in early pregnancies. Long period is training because it predisposes her to pelvic strain, and she should avoid sitting with leg crossed because it will impede circulation. Circulation को stop कर देगा। ठीक है?
Guidelines for exercise during pregnancy: maintain adequate fluid intake, warm up slowly, avoid jerking or bouncing exercise. Be careful of loose products, ठीक है, that could slip or cause injury. Exercise on regular basis. After first trimester, avoid exercise that requires supine position. लेटने वाली नहीं. Contraindications क्या हैं? कब कब आपने एक्सरसाइज नहीं करनी है प्रेगनेंसी में? अगर वेजाइनल ब्लीडिंग हो, सीवियर एनीमिया हो, प्रीटर्म लेबर हो, एक्सट्रीम ओवर या अंडरवेट हो, हाइपरटेंशन, हार्ट, लंग, थायराइड. वैसे भी जो आइडियल एक्सरसाइज है वो वॉकिंग ही है. बाकी वेस्ट में जो है ना प्रॉपर एक्सरसाइजेज होती हैं, ये उनकी बात है. A pregnant woman should lie down to relax or sleep for 1 to 2 hours during the afternoon. At least 8 hours sleep should be obtained every night and increase towards term, because the highest level of growth hormone secretion occurs at sleep. Sleep के दौरान ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है जो कि हेल्दी बेबी के लिए इम्पोर्टेंट है, लिहाजा जो स्लीपिंग आवर्स हैं वो प्रॉपर होने चाहिए. ठीक है. और सेडेटिव्स बिल्कुल नहीं लेने चाहिए. नेचुरल सेडेटिव्स लें, जैसे कि वार्म बाथ और ग्लास ऑफ वार्म टी. गर्म दूध पिए, वार्म बाथ ले, लेकिन गोलियां वगैरह नहीं. ठीक है. ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स वर्किंग वूमेन होती हैं, इसमें कुछ ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स हैं जैसे कि लेड, मर्क्यूरी, एक्सरे, इथाइलिन ऑक्साइड, इन्फेक्शंस इन रूबेला, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, सिफिलिस. स्मोकिंग एंड अल्कोहल शुड बी अवॉइडेड. ड्रग्स सच एज सेडेटिव, ठीक है, एंटीकोगुलेंट, एंटीथायराइड हार्मोन्स एंड बहुत सारी एंटीबायोटिक्स जो हैं वो ये सारे के सारे एंटीनेटल में ही करने हैं आपको. एंटीनेटल केयर 9 मंथ्स का होता है परीसा, इसमें ये सब कुछ करना है. इम्यूनाइजेशन करनी होती है फीमेल की. टेटनस टॉक्साइड एक वैक्सीन है जो कि लगती है. ठीक है. Immunization against tetanus to prevent a risk for her and her fetus. It is important that every pregnant mother should receive a tetanus vaccination card with their first tetanus dose and keep the records of frequent doses. Diet है. Daily requirement in pregnancy about 2500 calories. Women should be advised to eat more vegetables, fruits, proteins and vitamins and to minimize the intake of fat. Purpose क्या है इसका? Growing fetus, maintain mother health, physical strength and vitality in labor, successful lactation. This is all about. If you have any question, you may ask. मैम EED रिपीट तो कीजिएगा.